ओके सो कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। कहाँ सर दिमाग खराब करके रखा है हमारा। हाँ, बहुत सारे चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो दिमाग तो खराब होगा बट ठीक है। हमारा काम है पढ़ाई करना, हमारा काम है नॉलेज गैदर करना। कभी ना कभी वो दिन आएगा जिस दिन आप वो नॉलेज को अप्लाई करोगे। ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं अपन AS20 के एक क्विक रिवीजन की, जो कि एग्जाम सॉरी 20 नहीं 19 AS20 का क्विक रिवीजन मैंने इससे पहले दिया था। AS19 लीजेस के क्विक रिवीजन की ये वीडियो कौन कौन देख सकता है। ये वीडियो CA इंटर के स्टूडेंट्स, CA IPCC के स्टूडेंट्स और CA फाइनल के ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स भी रेफर कर सकते हैं। बट ओल्ड सिलेबस के जो फाइनल के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा अपनी तरफ से और मेहनत करनी पड़ेगी रिवीजन के लिए। चलिए तो हम बात कर रहे हैं AS19 अकाउंटिंग फॉर लीजेस। बच्चों जो मैंने ये चार्ट बनाया है, इस चार्ट को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले कुछ टर्म्स समझनी होंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह पर शॉर्टकट्स यूज किए हैं। ठीक है ना, मैंने बहुत सारी जगह पर बहुत सारे शॉर्टकट्स यूज किए, शॉर्टकट वर्ड्स यूज किए। तो कौन कौन सी टर्म्स के कौन कौन से मतलब होते हैं पहले अपन वो समझते हैं। ये आपके सामने कुछ शॉर्टकट्स के फुल फॉर्म मैंने नीचे लिख के रखे हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है MLP। सर ये MLP का मतलब होता है मिनिमम लीज पेमेंट। MLP का मतलब होता है मिनिमम लीज पेमेंट। ठीक है ना। अच्छा सर, MLP का मतलब होता है मिनिमम लीज पेमेंट। ठीक है। दूसरा क्या होता है GRV, UGRV। GRV मतलब गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। UGRV मतलब अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। बेसिकली टोटल रेसिडुअल वैल्यू आप कितना एस्टिमेट करते हो, लेसर की बात है, आप कितना एस्टिमेट करते हो, उसमें से कितना गारंटी आपको लेसी ने दिया है और कितना गारंटी आपको कहीं और से नहीं मिला है बट आपको लगता है कि आपको ज्यादा ही मिलेगा, तो अनगारंटीड पोर्शन आप निकाल लेते हो। LT मतलब लीज टर्म, LT मतलब लीज टर्म। DP मतलब डाउन पेमेंट। LR मतलब लीज रेंटल्स। ठीक है। IMP मतलब इंपेयरमेंट। सर ये इंपेयरमेंट का मतलब क्या होता है। इंपेयरमेंट का मतलब अपनी असेट की वैल्यू को रिड्यूस करना। सर क्यों रिड्यूस करना, अपनी असेट की वैल्यू को अपन रिड्यूस क्यों कर रहे हैं। सर अपनी असेट की वैल्यू को रिड्यूस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि डेप्रिसिएशन लगाने के बावजूद असेट की मार्केट से अगर वैल्यू कंपेयर करें तो बेवजह बुक्स में कुछ ओवर वैल्यूड दिख रही है हमारी असेट, जबकि मार्केट में असेट उतनी भी अगर हम रिकवर करें इससे तो उतना हमें पैसा मिल नहीं पाएगा। तो इसलिए असेट की वैल्यू को रिड्यूस करना, यू कैन से इट इज बेसिकली अ लॉस। CA मतलब कैरिंग अमाउंट, CA मतलब कैरिंग अमाउंट। FI मतलब फाइनेंस इनकम। GI मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इन सारे टर्म्स को अपन यूज करेंगे ऊपर के AS19 के रिवीजन में, तो आपको क्लियर होगा कि अभी ये टर्म्स क्यों क्यों कहां कहां आते हैं। IDC मतलब इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, IDC मतलब इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। एक दो टर्म आप और लिख लीजिए दैट माइट बी यूजफुल। FV मतलब फेयर वैल्यू और SP मतलब सेलिंग प्राइस। ये दो टर्म छूट गए, ये दो टर्म भी आप लिख लीजिए। FV मतलब फेयर वैल्यू, फेस वैल्यू नहीं नालायक, और दूसरा SP मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखे हुए हैं। अब आते हैं अपन शुरू से। हाँ, हमने अभी शॉर्टकट्स देखे, अब अपन मेजर पॉइंट्स पे आते हैं। कॉमन टर्म्स, सबसे पहले अपन कुछ कॉमन टर्म्स को डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले सर ये MLP क्या होता है। बच्चों MLP दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला जा सकता है, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस इतना फर्क है कि अगर आप लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालोगे तो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे कि कितना मुझे पे करना पड़ेगा मिनिमम, और लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कितना पेमेंट मिलेगा मिनिमम। अब MLP में क्या क्या आता है। टोटल लीज रेंट, LR मतलब लीज रेंट, प्लस GRV गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, प्लस DP मतलब इनिशियल जो अपन टोकन मनी देते हैं, बुकिंग अमाउंट देते हैं, व्हाटएवर। ठीक है ना। तो मिनिमम लीज पेमेंट में तीन चीजें आती हैं। एक, जो सबसे पहले आपने इनिशियल अमाउंट दिया, DP बुक करने का दिया, ठीक है ना, DP डाउन पेमेंट वगैरह। दूसरा, आप हर साल या हर महीने कितना कितना अमाउंट पे करोगे या आपको कितना कितना अमाउंट मिलेगा, मिनिमम जो अग्रीड है बिटवीन द पार्टीज। और तीसरा, गारंटी कितना किया गया है लेसी के द्वारा, वो होगा GRV गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू।
अच्छा, ये हो गया एमएलपी। एमएलपी में क्या आता है, मतलब कम से कम कितना पेमेंट पता है हमें मिलके ही रहेगा या पता है कि हमें देना ही पड़ेगा। मैं दोनों की बात कर रहा हूं, लेसर लेसी, ठीक है। अब दूसरा होता है जीआई। जीआई मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। जीआई मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, यहां पर मैंने पढ़ा था जीआई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। ये जो जीआई होता है ये बच्चों सिर्फ और सिर्फ, ये जो जीआई होता है ये सिर्फ लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाएगा। लेसर ये बोलेगा कि ठीक है, मैंने माना कि एमएलपी तो मुझे मिल ही रहा है, मिनिमम से मिनिमम एमएलपी तो मिल रहा है, क्या कुछ और मिलने के चांसेस हैं क्या, पर किसी ने मुझे गारंटी नहीं दिया। तो जी अगर आप एमएलपी में यूजीआरवी अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू को ऐड कर दोगे तो वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज हो जाएगा, ठीक है ना, जीआई बन जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, या जीआईएल भी बोल सकते हो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज सिर्फ लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला जाता है। तीसरा अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम क्या होती है, आपको अगर मैं बोलूं कि देखो साहब ऐसा है कि मैं आपसे लीज पर ले रहा हूं एक असेट, ठीक है ना, अगर एक असेट में आपसे लीज पर ले रहा हूं जिसका टोटल जीआईएल मतलब टोटल मिला के मुझे डाउन पेमेंट मिल रहा है 1 लाख रुपए डीपी, इसके अलावा मुझे हर साल 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख मिलेगा 10 साल तक, तो कुल मिला के ये होगा 20 लाख लीज पेमेंट। इसके अलावा मुझे गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू मिल रहा है 4 लाख रुपीस। इसके अलावा मुझे 2 लाख रुपीस का यूजीआरवी एक्सपेक्टेड है। तो टोटल मेरा कितना हो रहा है, सोचो टोटल कितना हो रहा है, 20, 21, 25, 27, ये 27 लाख हो रहा है। ये हो गया जीआईएल 27 लाख। आई बात समझ में। अब मैं आपको बोलूं क्या मुझे ये 27 लाख आज ही के दिन मिल रहा है, आप बोलोगे नहीं, ये तो मुझे ओवर द लीज टर्म मतलब 10 सालों में मिलेगा, ठीक है ना, ओवर द लीज टर्म मतलब मुझे 10 ईयर्स में मिलेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, तो आपने बोला कि सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी, मान लीजिए इस 27 लाख की प्रेजेंट वैल्यू आएगी 19 लाख। कितनी आएगी, 19 लाख। आपने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, आपने इसका डिस्काउंटिंग कर लिया, तो आप अब बोलो क्या 27 लाख आपको आज ही मिल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, 27 लाख तो मुझे पूरे 10 साल में थोड़ा थोड़ा करके मिलेंगे। पर अगर 27 लाख का प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाए तो आज उसकी वैल्यू होगी 19, मतलब आज के दिन इस 27 की वैल्यू है 19 लाख। मतलब आज अगर असेट को बेच दिया जाए, लीज पर ना दिया जाए, बेच दिया जाए, तो मुझे 19 लाख रुपए मिल सकते हैं। तो मुझे ऊपर के 19 से ऊपर जो है मतलब 8 लाख, ये क्यों मिल रहे हैं? बेसिकली इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि मुझे पेमेंट धीरे धीरे मिलेगा। तो 8 लाख क्या है, 8 लाख एक तरीके से आपको नहीं लगता आपकी ये फाइनेंस इनकम हो गई, मतलब आपको एक इंटरेस्ट मिल रहा है क्योंकि आप धीरे धीरे पेमेंट रिसीव कर रहे हो लेसी से। अब 8 लाख क्या आपने कमा लिया क्या? नहीं, ये तो धीरे धीरे अक्रू होता जाएगा, धीरे धीरे अक्रू होता जाएगा। अभी तो 1 रुपया भी इसमें से अक्रू नहीं हुआ है। तो बेसिकली अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम मतलब, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम मतलब वो इंटरेस्ट जो अभी तक अक्रू नहीं हुआ है, जो अभी तक अक्रू नहीं हुआ है, जो अभी और कमाना बाकी है। तो अगर मान लीजिए 8 लाख को मैं बोलूं तो मैं 8 लाख को बोलूंगा अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अब मान लीजिए फर्स्ट ईयर में मैंने उसमें से 1 लाख रुपीस का इंटरेस्ट बुक कर लिया क्योंकि अक्रू हो गया, तो अब रिमेनिंग अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कितना बचेगा? 7 लाख। तो कहने का मतलब अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम धीरे धीरे कम होता जाता है और वो 0 हो जाता है एंड में। फोर्थ, डिस्काउंटिंग रेट। यहां पर जो डिस्काउंटिंग रेट होता है ना, तो यहां पर AS 19 में डिस्काउंटिंग रेट को डिस्काउंटिंग रेट नहीं कहा जाता है, यहां पर कभी कभार कहा जाता है इंप्लिसिट इंटरेस्ट रेट। अगर आपको यह नहीं पता कि इंप्लिसिट इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है, तो आपको यह तो पता होगा कि IRR का मतलब क्या होता है। IRR का मीनिंग आपने जरूर पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं आपने FM में पढ़ा होगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब एक ऐसा रेट जिस रेट पर अगर मुझे सारे फ्यूचर वैल्यूज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़े और सम टोटल करना पड़े, तो वो टोटल आज के करंट वैल्यू के बराबर आना चाहिए। तो ऐसा रेट, तो उसको बोलेंगे इंप्लिसिट इंटरेस्ट रेट, आप इसको IRR भी बोल सकते हो। तो ये थे कुछ कॉमन टर्म्स। MLP को मैं लिख देता हूं, लेसी एंड लेसर, ये दोनों के लिए निकाले जाते हैं। बट GI जो है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, वो सिर्फ लेसर के लिए निकाला जाता है। आई होप आपको ये टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं अपन मेन पॉइंट पर, टाइप्स।
एएस 19 कहता है कि सबसे पहले तो यह बताओ कि तुम्हारा लीज कौन से प्रकार का है। एएस 19 ने लीजेस को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया है, एक फाइनेंस लीज और एक ऑपरेटिंग लीज। अगर कोई लीज फाइनेंस लीज की डेफिनेशन में फॉल होता है तो वो फाइनेंस लीज है, पर अगर कोई फाइनेंस लीज की डेफिनेशन में फॉल नहीं होता है तो वो बन जाएगा ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज की डेफिनेशन क्या है? अ लीज विच इज नॉट फाइनेंस लीज, एक ऐसी लीज जो फाइनेंस लीज नहीं है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग लीज को डिफाइन नहीं किया गया। डिफाइन किसको किया गया है? फाइनेंस लीज को। अब फाइनेंस लीज की डेफिनेशन ये लिखी हुई है। फाइनेंस लीज क्या है? एक ऐसी लीज जहां मेजर रिस्क, सब्सटेंशियल मतलब मैक्सिमम, सब्सटेंशियल मतलब मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, मेजर रिस्क और मेजर रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड्स मतलब बेनिफिट्स, ट्रांसफर बाय लेसर टू लेसी। मैं आपको यह बोलूं कि मैं एक बिल्डिंग खरीद के लाया, उस बिल्डिंग की एवरेज यूजफुल लाइफ है 40 इयर्स। अब उस 40 इयर्स में से मैंने आपको लीज पर दे दिया 38 इयर्स के लिए। बताइए 38 इयर्स के लिए मैंने आपको लीज पर दे दिया, तो 38 इयर्स तक इसके बेनिफिट्स किसको मिलेंगे? आपको। 38 इयर्स तक इसके मेंटेनेंस किसको करना पड़ेगा? आपको, मतलब रिस्क भी आपका। तो अगर मेजर रिस्क, मेजर रिवॉर्ड्स, उस असेट से कनेक्टेड मेजर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स लेसर ट्रांसफर कर देता है लेसी को। अब ये जजमेंटल वाला पॉइंट है। अब ये डिफाइन, ये देखना पड़ेगा, खुद से चेक करना पड़ेगा एंटिटी को कि क्या हमने मेजर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स दिए हैं, हमें ऐसा लगता है क्या? हां लगता है, तो ये फाइनेंस लीज है। ठीक है, इसके लिए अब ये जजमेंटल वाला पॉइंट है, मैंने आपको बोला, तो इसके लिए एएस ने कुछ इंडिकेटर्स दिए हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं फाइनेंस लीज के, और कहा है कि अगर इनमें से कोई भी एक इंडिकेटर भी फुलफिल हो जाता है, कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तो माना जाएगा कि सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर किए गए हैं। इसका मतलब वो फाइनेंस लीज है। ठीक है ना? वो इंडिकेटर्स कोई भी एक फुलफिल करना है आपको। ठीक है ना? अब याद रखिएगा जो ये 5 पॉइंट्स हैं, इसके बेसिस पे 2 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। या तो वो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए फाइनेंस लीज को डिफाइन करिए। जब आप डिफाइन करोगे तो आपको ये डेफिनेशन रिस्क एंड रिवॉर्ड वाला प्रॉपर, और आपको ये 5 कंडीशन लिख के आनी पड़ेंगी। ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? वो आपके सामने आपको कुछ सिचुएशंस देगा, कुछ आपको लीज एग्रीमेंट देगा, अलग अलग केसेस देगा, और बोलेगा कि बताइए कि ये फाइनेंस लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है। तो उन सारे केसेस में आपको ये 5 कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन अप्लाई करवानी पड़ेगी। अगर 5 में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो मतलब वो केस जो है वो फाइनेंस लीज का है। अगर पांचों की पांचों कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो वो केस ऑपरेटिंग लीज का है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बता रहा हूं, है ना? तो आप देख लेना। अब ये 5 कंडीशन कौन सी हैं? पहली कंडीशन है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एट द एंड ऑफ लीज टर्म। अगर मान लीजिए ये एग्रीमेंट हुआ है लेसर लेसी के बीच में कि लेसर ने बोला भाई तू तो एक काम कर, 10 साल का लीज है, 10 साल खत्म होने के बाद ये असेट तू, तेरी ओनरशिप तेरे पास ट्रांसफर हो जाएगी, 10 साल बाद ये मैं तेरे को असेट बेच दूंगा, ये अग्रीड हुआ है। सीधी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब माना जाएगा कि ये फाइनेंस लीज है। क्यों? क्योंकि 10 साल तक भी लेसी यूज करेगा, 10 साल के बाद भी लेसी यूज करेगा, मतलब सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स जा रहे हैं। या तो फिर ऑप्शन टू परचेज एट रिड्यूस प्राइस, या तो लेसर ने लेसी को ऑप्शन दिया है। अब पहली कंडीशन थी कि एग्री हो चुका है, लेसी लेसर के बीच में एग्रीमेंट हो चुका है। सेकंड कंडीशन ये है कि एग्रीमेंट में सिर्फ इतना लिखा है लेसी के लिए कि लेसी को एक ऑप्शन दिया जाता है कि 10 साल बाद वो चाहे तो ये एसेट परचेज कर सकता है, उसका प्राइस होगा 2 करोड़ रुपए। अब बताइए लेसी को क्या लगता है? अगर सिचुएशन दिख रही है कि यार 2 करोड़ तो बहुत ही कम प्राइस है, जबकि 10 साल बाद तो इस बिल्डिंग का प्राइस कम से कम 4 करोड़ होगा, मतलब इट इज वेरी रिड्यूस प्राइस एंड इट इज सर्टेन दैट लेसी विल नॉट, मतलब लेसी विल अवेल द ऑप्शन। ऐसा लगता है कि लेसी ये ऑप्शन अवेल करेगा, लेसी मना नहीं करेगा, तो भी आप बोल सकते हो कि ये फाइनेंस लीज हो सकती है। तो पहला, या तो ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एट द एंड ऑफ लीज टर्म, पहला वाला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, option to purchase the asset is given to the lessee at reduced price and it is certain that lessee will avail the option. तीसरा, major economic life covered under lease term। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 40 इयर्स का एक एवरेज लाइफ है बिल्डिंग का, मैंने आपको 38 इयर्स की लीज पर दिया है। इससे समझ में आता है कि अगर मेजर इकोनॉमिक लाइफ कवर किया है लीज टर्म में, इतना लीज टर्म इतना बड़ा है कि वो लगभग आपके असेट की लाइफ को कवर कर रहा है, लगभग लाइफ को कवर कर रहा है, तो आप मानोगे कि सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो रहे हैं। चौथा, स्पेशलाइज्ड असेट फॉर लेसी
कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट मेजर मॉडिफिकेशंस, कैन नॉट बी यूज्ड बाय अदर पार्टी, कैन नॉट बी यूज्ड बाय अनदर पार्टी। हाँ, अब ये क्या है, लेसी को जो असेट दिया गया है लीज पर वो कस्टमाइज्ड असेट है, स्पेशलाइज्ड मतलब कस्टमाइज्ड असेट है, वो लेसी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया गया है। कोई और पार्टी अदर देन लेसी कैन नॉट यूज इट विदाउट मेकिंग मेजर मॉडिफिकेशन इन दैट असेट। अगर कोई और पार्टी यूज करना चाहे उस असेट को तो वो कस्टमाइज असेट सिर्फ लेसी के रिक्वायरमेंट के लिए बनाया गया है, वो जनरल पब्लिक अगर उसको यूज करना चाहे तो उसके लिए मेजर मॉडिफिकेशन करने पड़ सकते हैं। अब ये पॉइंट क्यों जोड़ा गया, इस पॉइंट के पीछे रीजन ये है कि आप ध्यान से देखिए, यहां पर स्पेशलाइज असेट है मतलब कस्टमाइज असेट है। अगर कस्टमाइज असेट लेसी के लिए बनाई गई होगी तो डेफिनेटली लेसर ने एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट किया होगा उस असेट में, एंड डेफिनेटली लेसर भी जानता है कि इस असेट को कोई और यूज नहीं कर सकता बिना मॉडिफिकेशन के, मतलब बिना एक्स्ट्रा खर्चा किए हुए। तो डेफिनेटली लेसर चाहेगा कि जितना भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इस असेट को बनाने के लिए, जो कि लेसी के लिए बनाई है, मैं चाहूंगा कि मेरा पूरा का पूरा पैसा लेसी से निकल जाए। अब लेसी से अगर मैं पूरा का पूरा पैसा निकालूंगा तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, क्योंकि लेसी मुझसे ये लीज पे ले रहा है, एसेट खरीद तो नहीं रहा है, तो लीज पर ले रहा है, तो डेफिनेटली यहां पर टाइम बहुत सारा लग जाएगा। जब बहुत सारा लग जाएगा तो डेफिनेटली ये लीज फाइनेंस लीज कही जा सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी इज इक्वल टू इनिशियल फेयर वैल्यू। एमएलपी आपने पढ़ लिया, एमएलपी आपको याद होगा, ऊपर हमने देखा था एमएलपी में तीन चीजें आती हैं, डीपी डाउन पेमेंट जो देना ही पड़ेगा, दूसरा मिनिमम जो आपके लीज रेंटल्स हैं, लीज रेंटल्स, एग्रीड लीज रेंटल्स, और जीआरवी। अगर इन तीनों की प्रेजेंट वैल्यू करें और टोटल करें तो आज की एफवी फेयर वैल्यू के बराबर असेट की वैल्यू बनती है। मतलब आज जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग की वैल्यू है 5 करोड़ रुपए, ठीक है ना, एक बिल्डिंग की वैल्यू है 5 करोड़ रुपए। अब मान लीजिए एक बिल्डिंग की वैल्यू है 5 करोड़ रुपए, तो मैं उस बिल्डिंग को खरीद नहीं पा रहा हूं, तो मेरा बिल्डर से ये एग्रीमेंट हुआ कि यार, बिल्डर को मैंने बोला, बिल्डर ने मुझे एक ऑफर दिया कि चलिए आप इस बिल्डिंग को मत खरीदिए, आप तो एक काम करिए, आप मुझे पेमेंट थोड़ा थोड़ा करके करिएगा। मैंने बोला बताइए थोड़ा थोड़ा मतलब कितना कितना। उसने मुझे बोला कि आप हमें पेमेंट करिएगा 50-50 लाख रुपीस एवरी ईयर, हर साल आपको 50-50 लाख रुपए पे करना है। मैंने बोला कब तक पे करना है, तो उसने मुझे बोला कि आपको 12 साल तक 50-50 लाख पे करना है, ठीक है ना, 12 साल तक आपको मान लीजिए 50-50 लाख पे करना है। 12 साल भी नहीं, आप 12 साल मत लो, इसको आप 15 साल लो, आपको 15 साल तक 50-50 लाख पे करना है। तो यार 15 साल तक 50-50 लाख पे करेंगे, मेरा कैलकुलेटर कहां गया, ये रहा मेरा कैलकुलेटर, 50 लाख इंटू 12 मतलब ये हो रहे हैं 6 करोड़। कितने हो रहे हैं? 6 करोड़। 50 लाख इंटू 12, सॉरी 15, 50 लाख इंटू 15 साढ़े सात करोड़। कितने हो रहे हैं? 7.5 करोड़। अगर इस 7.5 करोड़ की प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाए, डिस्काउंटिंग किया जाए आईआरआर पर, तो आज वो 5 करोड़ के आसपास वैल्यू बनती है। कुल मिला के कुछ नहीं है, बिल्डर मुझे ऑफर कर रहा है कि तू थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट कर, और बिल्डर मुझसे आज 5 करोड़ ले ले, या फिर वो मुझसे 50-50 करके 15 साल तक ले ले, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज लगभग 5 करोड़ के आसपास आ रही है। 5 करोड़ 2 लाख या 4 करोड़ 98 लाख 99 लाख उसके आसपास आ रही है। तो ये माना जाएगा कि यार इसका मतलब लेसी ने तो बिल्डर को पूरा पूरा पेमेंट दे दिया, आज की फेयर वैल्यू के बराबर दे दिया। इट मींस इट इज एज गुड एज कि लेसी ने ये एसेट खरीद लिए तो मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड सारे ट्रांसफर हो गए। तो आपको इन सब चीजों का लॉजिक क्लियर हो गया होगा, इन 5 कंडीशंस का। 5 में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप उसको क्या मानोगे? फाइनेंस लीज। अच्छा, अगर कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती, कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तो आप उसको क्या मानोगे? ऑपरेटिंग लीज। अगर आपकी ऑपरेटिंग लीज है तो बताइए उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो सुनिए, ट्रीटमेंट लेसी की बुक्स में क्या होगा, लेसर की बुक्स में क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा ट्रीटमेंट है। पहले अपन लेसर के पास चलते हैं। देखिए, ऑपरेटिंग लीज में बेसिकली सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। लेसर जो असेट लीज पर दे रहा है वो असेट अपनी बुक्स में ही दिखाएगा, फिजिकल लेसर के पास नहीं होगी, पर वो असेट किसकी बुक्स में दिखेगी? वो लेसर की ही बुक्स में दिखेगी। लेसर उसको डेप्रिशिएट भी करेगा, ठीक है। तो लेसर को अलग से क्या मिलेगा? लेसर को मिलेगा कंसीडरेशन, मतलब लीज रेंट। जो भी लीज रेंट लेसर को मिलेगा वो लीज रेंट उसकी इनकम होगी, और इनकम को बुक किया जाएगा एसएलएम बेसिस पे। सर एसएलएम बेसिस मतलब जैसे मान लीजिए 5 साल का लीज है, और 5 साल का जो लीज है वो लीज रेंट तय ऐसा हुआ है कि फर्स्ट ईयर हम
1 लाख रुपीज लेंगे, सेकेंड ईयर हम 120 लेंगे, थर्ड ईयर हम 140 लेंगे, फिफ्थ ईयर हम 150 लेंगे, सिक्स्थ ईयर हम 135 लेंगे। तो बताइए हर साल का लीज रेंट कितना होगा? तो आप क्या करोगे, आप इसको टोटल करोगे 120, 140, 150 और 135 डिवाइड बाय 5, ये हो जाएगा 1,29,000। ये हो जाएगा एसएलएम के बेसिस पर आप लेसर हर साल 1,29,000 की इनकम बुक करेगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। पहले साल उसको मिलेगा कितना? 1 लाख, जबकि बुक उसने कितना किया? 1,29,000। तो जो एक्स्ट्रा 29,000 है वो उसकी बुक्स में रिसीवेबल दिखते रहेंगे। फिर अगले साल वो बुक करेगा अगेन वो 129 बुक करेगा, जबकि उसको मिलेगा कितना? 120। तो उसका रिसीवेबल ऊपर नीचे हो जाएगा। ऐसे करते 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 फिफ्थ ईयर के एंड में उसके रिसीवेबल्स खत्म हो जाएंगे। आईडीसी मतलब इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। मान लीजिए लेसर ने लेसी को लीज पर असेट देने से पहले कुछ खर्चे किए, इनिशियल कुछ खर्चे किए। होता है ना कि हम अपनी असेट तुम्हें दे रहे हैं, तो लेसी ने बोला यार मुझे कुछ व्हाइट वॉश का वगैरह करवा के दो, मुझे इसका रिपेयरिंग करवा के दो, तो उसने इनिशियल खर्चे किए। क्या करेगा ऐसे केस में? क्या करेगा? यहां लिखा है सेम एज फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज में जो अभी होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। चार्ज डेप्रिसिएशन, क्योंकि सब सेम एज फाइनेंस लीज लिखा है तो फाइनेंस लीज मुझे अभी आपको समझाना पड़ेगा। चार्ज डेप्रिसिएशन, वो अपनी असेट को डेप्रिशिएट भी चार्ज करेगा, जैसे मैंने आपको बताया। कुल मिला के मैं आपको फिर से बता दूं, जितना भी लीज रेंटल एग्रीड हुआ है उसका एसएलएम बेसिस पर इनकम को बुक करेंगे। लेसी क्या करेगा? लेसी जो है वो लीज पेमेंट देगा, वो उसके लिए एक्सपेंस होगा पीएनडल में एसएलएम बेसिस पर। सर एसएलएम बेसिस कौन सा? यही वाला सेम एसएलएम बेसिस अप्लाई करेगा। सर ये एसएलएम बेसिस क्यों? एएस कहता है जब तक लेसर लेसी के पास कोई और बेहतर तरीका नहीं है, जब तक और कोई बेटर ऑप्शन नहीं है, मोर रिप्रेजेंटेटिव वे नहीं है, तब तक आप एसएलएम अप्लाई करोगे। अगर यू हैव मोर रिप्रेजेंटेटिव वे अदर देन एसएलएम, यू थिंक दैट आपको उससे ज्यादा अच्छा तरीका है, तो आप उसके प्रोपोर्शन में कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं फाइनेंस लीज, जो कि आपका एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। फाइनेंस लीज, फाइनेंस लीज में हमें समझना पड़ता है कि किसकी किसकी बुक्स हैं। एक तो लेसी की बुक्स है, एक लेसर की बुक्स है। पहले अपन चलते हैं लेसी की बुक्स, मतलब जिसको असेट मिल रही है। अब ये बेटा ध्यान रखना, ये फाइनेंस लीज है। फाइनेंस लीज में एक तरीके से लेसी को आप क्या मान लो? आप फाइनेंस लीज में लेसी को एक तरीके से आप ना डीम्ड ओनर मान लो। क्या मान लो? डीम्ड ओनर। और लेसर को क्या मान लो? डीम्ड सेलर। आप डीम्ड ओनर मान लो, डीम्ड सेलर मान लो, ठीक है ना। डीम्ड ओनर मान लो, डीम्ड सेलर मान लो। डीम्ड ओनर अगर आप मानना चाहते हो तो मतलब लेसी को क्या मान लोगे? डीम्ड ओनर। ओनर मतलब उसने खरीद लिया। अब अगर उसने खरीद लिया तो वो असेट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा। मैं एंट्रीज भी अभी डिस्कस करूंगा, बट पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले लेसी क्या बोलेगा? लेसी एक तरीके से ये मान लेगा कि मैंने तो असेट खरीद ली और क्रेडिट पर खरीदी। तो हम अगर मान लो क्रेडिट पर असेट खरीदते तो क्या एंट्री करते हैं? असेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। उसी टाइप की एंट्री होगी। रिकॉग्नाइज लीज्ड असेट मतलब असेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी। लीज लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर। तो बेसिकली वो दो अकाउंट बनाएगा, एक लीज्ड असेट अकाउंट और लीज लायबिलिटी अकाउंट। अब वो उसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉग्नाइज एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी। ऊपर याद है एमएलपी में क्या आ रहा था? एमएलपी में आ रहा था डीपी प्लस लीज रेंट, ऑल लीज रेंट प्लस जीआरवी। इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू या फिर फेयर वैल्यू, विच एवर इज लोअर। लेसी बोलेगा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, एमएलपी जितना भी है उसका प्रेजेंट वैल्यू और आज की फेयर वैल्यू, विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से कम है उस पे वो बुक करेगा ऊपर की एंट्री। उस जो ऊपर की एंट्री ना असेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी, ऊपर की एंट्री की जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक है, चलो सर मैंने फर्स्ट इनिशियली मैंने ये एंट्री कर दी सर, अब आगे क्या? अब हर साल लेसी फाइनेंशियल इंटरेस्ट, मतलब मैं आपको बोल रहा हूं कि जैसे मान लीजिए वापस से आते हैं, ये था 27 लाख, 27 लाख में से 19 लाख पे मान लीजिए हमने आज बुक किया, रिकॉर्ड किया लेसी ने, तो रिमेनिंग जो वैल्यू है वो 1 लाख एक्स्ट्रा जो पे कर रहा है लेसी, उसके लिए वो क्या होगा? फाइनेंशियल इंटरेस्ट मतलब एक्सपेंस। वो एक्सपेंस हर साल बुक करेगा। तो फाइनेंस चार्जेस मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट हर साल एक्सपेंस बुक किए जाएंगे और प्रिंसिपल की अलग से एंट्री होगी। अब कैसे होगी मैं बता रहा हूं, आइए मैं आपको इधर दिखा देता हूं कि लेसी क्या क्या एंट्री करता है फाइनेंस लीज में। सी, सबसे पहले बिगिनिंग में एक एंट्री होगी लीज्ड असेट अकाउंट डेबिट टू
लीज लाइबिलिटी। सर लीज लाइबिलिटी की जगह लेसर कर सकते हैं, बट आप लीज लाइबिलिटी करो तो आपको बेफिक्री हो जाएगी, नंबर शायद ना कटे, ठीक है ना। ये किस पे होगा, लोअर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी और फेयर वैल्यू। अच्छा, अब ईयर एंड, अच्छा बिगनिंग में अगर हो सकता है शायद एक और एंट्री करनी पड़े डीपी की, तो आप एंट्री क्या करोगे, आपने पेमेंट किया तो आप एंट्री करोगे लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ईयर एंड पे क्या करोगे, ईयर एंड पे आपको हर साल फाइनेंशियल इंटरेस्ट मतलब फाइनेंस चार्जेस बुक करने पड़ेंगे। लेसी के लिए फाइनेंस चार्जेस उसका एक्सपेंसेस होंगे। फाइनेंस चार्जेस मतलब बेसिकली इंटरेस्ट डेबिट करना पड़ेगा टू लीज लाइबिलिटी अकाउंट। आई मेरी बात समझ में। अच्छा, दूसरा, ये तो उसने एंट्री बुक कर ली इंटरेस्ट की, यहां पर इंटरेस्ट आ जाएगा। सर ये इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, आईआरआर का जो आपके पास रेट होगा उस बेसिस पे। फिर जब आप पेमेंट करोगे, पेमेंट होगा आपका लीज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये होगा आपका पेमेंट ऑफ एलआर मतलब लीज रेंट। इसके अलावा क्योंकि हमने लेसी को डीम्ड ओनर माना है तो वो डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेगा, तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन डेबिट टू लीज्ड असेट। तो आप समझ गए होंगे कि अब लेसी की बुक्स में ये सारी की सारी एंट्रीज होती हैं। आई बात समझ में। बस इंपॉर्टेंट ये है कि जो फर्स्ट एंट्री हो रही है वो हो रही है लोअर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी और फेयर वैल्यू। आई मेरी बात समझ में कि नहीं, क्लियर। तो ये एंट्रीज होती हैं सारी की सारी लेसी की बुक्स में। अब अगर आप मुझसे पूछोगे सर लेसर की बुक्स में क्या होगा, तो आइए, लेसर फाइनेंस लीज में क्या होगा। मैंने आपको बोला कि लेसर को आप मान लो डीम्ड सेलर, मतलब लेसर ने असेट को बेचा है, अब उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा, पहले इधर आइए। अच्छा, यहां एक लास्ट लाइन रह गया, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट एड टू द कॉस्ट ऑफ असेट। अगर लेसी कोई इनिशियली एक्सपेंडिचर करता है, जैसे आमतौर पर होता है कि हमने कोई असेट लीज पर ले ली, किराए पर लिया है, जाके देखा तो थोड़ा बहुत लगता है यार मरम्मत करवानी पड़ेगी, कुछ रिपेयरिंग करवानी पड़ेगी, कुछ मेंटेनेंस का खर्चा करना पड़ेगा, इनिशियली कुछ खर्चा करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल एग्रीमेंट कॉस्ट या असेट के ऊपर ही कुछ मरम्मत करवाना पड़ेगा। सो दैट इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट व्हाट लेसी विल डू, लेसी विल कैपिटलाइज दैट कॉस्ट टू द कॉस्ट ऑफ असेट, मतलब लीज्ड असेट की कॉस्ट में ऐड कर देगा। नाउ कम टू द लेसर। लेसर में दो चीजें हो सकता है, नॉन डीलर लेसर या डीलर लेसर। डीलर लेसर को हम मैन्युफैक्चरर लेसर भी बोल सकते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है बेटा, मैन्युफैक्चरर लेसर या डीलर लेसर मींस कि लेसर का मेन बिजनेस ही लीज पर देने का है, मतलब लेसर्स मेन ऑपरेटिंग बिजनेस इज इन रिलेशन टू लीजिंग द असेट, मतलब उसका बिजनेस ही लीजिंग करने का है। अगर उसका बिजनेस ही लीजिंग करने का है तो इसका मतलब वो असेट बनाता है या फिर असेट ले आता है और वो लीज पर देता है, फिर ले आता है लीज पर देता है, ले आता है लीज पर देता है, उसका लीजिंग मतलब लेसर इज अ लीजिंग कंपनी बेसिकली। लेसर इज अ लीजिंग कंपनी। आई बात समझ में। और नॉन डीलर मतलब लेसर का कोई लीजिंग का काम नहीं है, वो तो उसने एक आध असेट ही लीज पर दी है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि वो डीलर है कि नॉन डीलर है, उसके बेसिस पर एंट्रीज होती है। मैं वापस आ रहा हूं, अगर जो लेसर है वो नॉन डीलर है तो बिगिनिंग में क्या एंट्री पास की जाएगी। देखो लेसर क्या है, एक तरीके से कौन है वो, डीम्ड सेलर, मतलब माना जाएगा कि लेसर ने तो अपनी असेट बेच दी, तो बिगिनिंग में एंट्री करेगा टू असेट अकाउंट। और यहां पर क्या आएगा, बुक वैल्यू, ठीक है ना। डेबिट वो करेगा लीज रिसीवेबल। अब आप इसको याद कैसे करोगे, सर वो लेसी अकाउंट नहीं कर सकता है, पर लीज रिसीवेबल करे तो ज्यादा अच्छा है। यहां पर नाम क्या था, लीज लाइबिलिटी। लेसी अपनी बुक्स में लीज लाइबिलिटी दिखाएगा, लेसर अपनी बुक्स में लीज रिसीवेबल दिखाएगा। लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू असेट, और ये किस वैल्यू पे बुक करेगा, एट NIL। सर निल मतलब नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, यहां शायद मैं लिखना भूल गया। NIL मतलब नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज।
सर इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआईएल, ये जो जीआईएल था ना आपका, इसका प्रेजेंट वैल्यू। और आपको याद होगा जीआईएल का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए आपका जीआईएल 27 लाख है, 27 लाख है, उसकी अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे 19 लाख आ रही है, तो इसी 19 लाख को मैं बोलूंगा एनआईएल। तो जीआईएल का जब प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं वो एनआईएल होता है, ठीक है। अच्छा, तो हम इसको एनआईएल पे बुक करेंगे। सर इस एंट्री में कोई डिफरेंस आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि आपने असेट को बुक वैल्यू पे दिखाया है, असेट डी रिकॉग्नाइज किया बुक वैल्यू पे, और लीज रिसीवेबल दिखाया एनआईएल पे। तो जो भी डिफरेंस आएगा इस एंट्री में वो पी एंड एल में जाएगा, आपका लॉस या गेन, ठीक है। पर यहीं पर अगर मान लीजिए आपका डीलर है या मैन्युफैक्चरर है, वो एंट्री क्या करेगा? डीलर मैन्युफैक्चरर में ज्यादा कोई टेंशन नहीं है, एंट्री हो जाएगी लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट सेम एनआईएल पे, एट एनआईएल। यहां टू असेट हो रहा था, डीलर और मैन्युफैक्चरर टू असेट नहीं करेगा, क्योंकि उसका तो धंधा ही है लीज पर देने का, तो उसके लिए वो इन्वेंट्री है, तो इसलिए वो बुक करेगा टू सेल, टू सेल अकाउंट। और ये किस पे बुक करेगा? एट फेयर वैल्यू, आज के फेयर वैल्यू पे। अब इसमें सर कोई डिफरेंस आएगा क्या? बिल्कुल आ सकता है, तो वो हम दिखाएंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल, टू प्रॉफिट ऑन सेल डिफरेंस। हो सकता है लॉस भी आ जाए, ठीक है ना। तो आपको डीलर और नॉन डीलर की ये दो एंट्रीज को समझना पड़ेगा कि यहां पर वो सेल बुक करता है, यहां पर वो असेट को रिवर्स करता है। असेट को रिवर्स करेगा तो बुक वैल्यू, सेल बुक करेगा तो फेयर वैल्यू। लीज रिसीवेबल आप देख लें कि कॉमन है, एट एनआईएल दिखेगा, एनआईएल मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआईएल, ठीक है। अच्छा सर बाकी एंट्रीज आप मान लीजिए कि बिल्कुल सेम, जैसे यहां पर डीपी एंट्री क्या कर रहे थे? लीज लायबिलिटी टू बैंक, वो रिसीव करेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रिसीवेबल। अच्छा, यहां फाइनेंस चार्जेस को एक्सपेंस मान रहे थे टू लीज लायबिलिटी, वहां अपन फाइनेंस इनकम मानेंगे, तो एंट्री करेंगे लीज रिसीवेबल डेबिट टू फाइनेंस इनकम। मतलब बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं अपोजिट एंट्रीज होंगी, बट जो डेप्रिसिएशन वाली एंट्री है वो नहीं होगी। डेप्रिसिएशन एंट्री शैल नॉट बी पास्ड बाय लेसर। सर क्यों? क्योंकि लेसी पास कर रहा है भाई, डेप्रिसिएशन तो दोनों में से कोई एक लगाएगा ना, तो वो ये लगा रहा है। आई बात समझ में? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये वाला पॉइंट एक बार देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, यही वाले पॉइंट लिखे हुए हैं। अगर नॉन डीलर होगा तो देखो क्या लिखा है, रिकॉग्नाइज लीज लाइबिलिटी एट नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, रिकॉग्नाइज फाइनेंस इनकम एज पर इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आईआरआर, फाइनेंस इनकम बुक करेगा। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का क्या होगा? लेसर भी तो कॉस्ट खर्चा करेगा ना, तो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ट्रांसफर टू एसपीएल और अगेंस्ट फाइनेंस इनकम ओवर लीज टर्म। यहां बोला गया है कि जो लेसर है, लेसर अगर खर्चा करता है इनिशियली, जैसे मान लीजिए मैंने आपको लीज पर दिया, लेसी ने मुझे बोला कि साफ सफाई करके दो, छोटा मोटा खर्चा है तो मैं पीएनएल में डाल दूंगा। पर अगर कोई हैवी एक्सपेंडिचर मैंने करके दिया है तो मैं चाहूं तो उस हैवी एक्सपेंडिचर को मैं अमोटाइज कर सकता हूं, अमोटाइज अगेंस्ट फाइनेंस इनकम ओवर द लीज टर्म। मतलब मैं धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए मैंने 10 साल का लीज दिया और मैंने इनिशियली एक 1 लाख रुपीस का एक्सपेंडिचर किया, फॉर मी 1 लाख इज अ बिग एक्सपेंडिचर, तो मैं 1 लाख को 10 ईयर्स में अमोटाइज करूंगा इन प्रोपोर्शन ऑफ फाइनेंस इनकम। हर साल में जो फाइनेंस इनकम हो रही ना उसके रेशियो में मैं अमोटाइज करूंगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर क्या करेगा? डिवाइड द टोटल प्रॉफिट इनटू, आपको याद होगा मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर ने यहां पर आपको मैंने एक एंट्री करवाई थी, ये देखो यहां पर टू प्रॉफिट ऑन सेल एंट्री करवाई थी। इसके अलावा उसको बाकी जो हर साल जो प्रॉफिट होगा वो फाइनेंस इनकम के बराबर होगा। तो वो यहां यही बोला जा रहा है कि भाई जो मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है उसको दो टाइप के प्रॉफिट होंगे, एक तो इमीडिएट प्रॉफिट सेल करने पर जो फर्स्ट एंट्री में हो गया, और जो हर साल उसको फाइनेंस इनकम होगी, ठीक है ना। फाइनेंस इनकम एवरी ईयर और सेलिंग प्रॉफिट एट बिगिनिंग ओनली, एट बिगिनिंग ओनली, एनआईएल माइनस बुक वैल्यू ऑफ असेट, ऐसा करके, ठीक है।
रिकॉग्नाइज फाइनेंस इनकम एज पर द इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, एक्सपेंस एंड P&L। अच्छा, अगर डीलर लेसर होगा तो वो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को हमेशा P&L में डालेगा। अब थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिए इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का क्या ट्रीटमेंट होगा, ध्यान से देख लीजिए। लेसी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट कर रहा है तो वो अपनी कॉस्ट ऑफ असेट में जोड़ देगा, कैपिटलाइज कर लेगा। लेसर अगर कर रहा है तो देखा जाएगा कि लेसर डीलर है कि नॉन डीलर है। नॉन डीलर है तो वो या तो P&L में डाल दे, छोटा मोटा है। अगर मटेरियल है तो उसको डेफर एंड अमोर्टाइज करेगा, क्योंकि वो असेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि उसने तो असेट दे दी। पर अगर वो डीलर है तो उसका तो रोज का काम है, रोज का काम है तो जितना भी खर्चा करेगा वो P&L में डाल देगा। ठीक है, आई होप आपको ये फाइनेंस लीज का ट्रीटमेंट समझ में आ गया होगा। हमने यहां पर देखा था कि इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट IDC सेम एज फाइनेंस लीज, लेसर सेम एज फाइनेंस लीज। वही कि लेसर है, डीलर है कि नॉन डीलर है, डीलर है तो P&L में डालेगा, नॉन डीलर है तो P&L या फिर डेफर एंड अमोर्टाइज करेगा। ठीक है, चलिए सो गाइज इतना समझ में आ गया आपको। अब अपन मेन पॉइंट पर आते हैं, थर्ड मेन पॉइंट पर आते हैं, विच इज सेल एंड लीज बैक। इसके भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है हर अटेम्प्ट में आते हैं, हर अटेम्प्ट में तो AS19 भी नहीं आता, पर हाँ ये है कि इसके क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। सेल एंड लीज बैक, ये सेल एंड लीज बैक का मतलब क्या है? मतलब ये है कि सिंपली मैं जय चावला ने असेट सेल किया विशाल भट्टर सर को, ठीक है ना, जय चावला ने असेट सेल किया विशाल सर को, तो जय चावला बन गया लेसी और विशाल सर बन गए लेसर। और सेम टाइम पर विशाल सर से मैंने वही असेट लीज पर वापस ले ली, तो मैं बन गया लेसी और विशाल सर बन गए लेसर। तो यहां पर जो मैं हूं जय चावला, वो सेलर भी है वो लेसी भी है, सेलर भी है लेसी भी है। तो जो हम सेल एंड लीज बैक पढ़ेंगे वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। सर ये सेल एंड लीज बैक ऐसा क्यों हुआ? सीधी सादी बात है, जय चावला को पैसों की जरूरत है। जय चावला विशाल सर के पास गए, विशाल सर को बोला कि सर मुझे कुछ पैसे चाहिए, फंड्स चाहिए ताकि मैं अपना बिजनेस कर सकूं, आगे बढ़ा सकूं। विशाल सर ने बोला कि जय मेरा तेरे पे विश्वास नहीं है, पता नहीं तू मेरा पैसा खा न जाए। मैंने बोला सर बताओ क्या करूं अब? तो विशाल सर ने बोला एक काम कर, तू अपनी असेट मुझे बेच दे। इससे क्या होगा कि मैं अगर उनको अपनी असेट बेच दूंगा तो उस असेट के ओनर बन जाएंगे विशाल सर। तो मैंने बोला सर अगर मैं आपको अपनी असेट बेच दूंगा तो मुझे पैसा तो मिल जाएगा, बट असेट मेरे हाथ से निकल जाएगी तो सर मैं प्रोडक्शन कैसे करूंगा? विशाल सर ने बोला कि असेट मुझे तू पहले बेच दे, यही असेट मैं तेरे को लीज पर दे देता हूं। इससे क्या होगा, जब असेट तू मुझे बेचेगा तो तेरे को अच्छा खासा अमाउंट भी आ जाएगा और तेरे को मैं ये असेट वापस लीज पर दे दूंगा, तू मुझे लीज रेंट पे करते रहना, एक तरीके से लोन की किस्तें चुकाते रहना, सिंपल। इससे विशाल सर को भी एक मेरे ऊपर सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि कल को चलो ठीक है, अगर मैंने मान लो कोई फ्रॉड वगैरह किया या मैं विशाल सर को पे नहीं कर पा रहा हूं तो विशाल सर अपनी असेट ले लेंगे, क्योंकि ओनर तो विशाल सर है, और मेरे को भी मेरी असेट भी वापस मिल गई और मुझे पैसे भी मिल गए। तो सेल एंड लीज बैक का ये फंडा होता है। अब सेल एंड लीज बैक में आपको ये पहचानना पड़ेगा कि सेल एंड लीज बैक कौन सा हुआ है। मैंने विशाल सर से जो असेट वापस लिया है वो फाइनेंस लीज पर लिया है या फिर ऑपरेटिंग लीज पर लिया है, ठीक है ना। जनरली फाइनेंस लीज पर लिया जाता है, क्यों? क्योंकि भाई असेट ओरिजिनली मेरी ही थी, मैंने विशाल सर को सिर्फ बेची इसलिए क्योंकि विशाल सर को विश्वास दिला सकूं कि टेंशन मत करो सर, ये असेट आप ले लो, मुझे वापस लीज पर दे दो ताकि मैं आपको पेमेंट करता रहूं। सिर्फ उनको विश्वास दिलाने के लिए असेट हमेशा मैं ही यूज करूंगा, ठीक है। तो जनरली वो फाइनेंस लीज बैक होता है। तो फाइनेंस लीज बैक में क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं? हम इस टॉपिक में लीज का ट्रीटमेंट नहीं पढ़ने वाले। फाइनेंस लीज बैक होगा, ऑपरेटिंग लीज बैक होगा, वो सब यहां पर हमने पढ़ लिया। यहां पर हमें बेसिकली समझना क्या है, हमें यहां पर क्या तय करना है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। बेसिकली यहां पर हमें यह डिसाइड करना है सेल एंड लीज बैक में कि जो जय चावला लेसी को जो प्रॉफिट हुआ है बेचकर, विशाल सर को मैंने असेट बेचा ना तो मुझे प्रॉफिट हुआ होगा, या फिर हो सकता है मुझे लॉस हुआ होगा। विशाल सर है भाई मेरे करीबी हैं, मैंने उनको सस्ते में असेट बेच दी, या हो सकता है मुझे पैसों की जरूरत थी तो मुझे सस्ते में बेचनी पड़ी, ठीक है ना, आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन नहीं था। तो बेसिकली मुझे कुछ प्रॉफिट भी हो सकता है, मुझे कुछ लॉस भी हो सकता है। तो उस प्रॉफिट लॉस का मैं ट्रीटमेंट क्या करूंगा? यहां पर लीज का ट्रीटमेंट नहीं समझेंगे अपन, लीज का ट्रीटमेंट ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो अगर एएस क्या कहता है, अगर फाइनेंस लीज बैक है तो क्या होगा, डेफर एंड अमोर्टाइज टोटल प्रॉफिट लॉस ओवर द लीज टर्म इन प्रपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। अब देखो, जय चावला को प्रॉफिट हुआ, 5 करोड़ की असेट मैंने 6 करोड़ में असेट विशाल सर को बेची, मुझे 1 करोड़ का फायदा हुआ। या 5 करोड़ की असेट मैंने विशाल सर को 4 करोड़ 50 लाख में बेची तो मुझे 50 लाख का लॉस हुआ। वॉट एवर प्रॉफिट या लॉस होगा, ये प्रॉफिट और लॉस मैं
इमीडिएटली P&L में चार्ज नहीं करूंगा मैं इसको, क्योंकि ये फाइनेंस लीज है। फाइनेंस लीज है मतलब असेट मेरे पास थी पहले, बेचने से पहले, बेचने के बाद भी असेट मेरे पास है और हमेशा मेरे पास ही रहेगी। मतलब असेट के ऊपर मैं कंटिन्यू डेप्रिसिएशन चार्ज करता जाऊंगा, तो मैं उस प्रॉफिट और लॉस को डेप्रिसिएशन के प्रोपोर्शन में धीरे धीरे P&L में चार्ज करूंगा। आई बात समझ में? एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट सेल वैल्यू, बैंक अकाउंट डेबिट 6 करोड़ टू असेट 5 करोड़, ये मान लीजिए 6 करोड़, मान लीजिए 6 करोड़, मान लीजिए 5 करोड़, तो मुझे जो प्रॉफिट हुआ ये हो गया 1 करोड़। अब इस प्रॉफिट ऑन सेल को क्या करेंगे? डेफर्ड एंड अमोटाइज। मतलब मैं कभी भी प्रॉफिट को इमीडिएटली P&L में नहीं ले जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके। जैसे 1 करोड़ का प्रॉफिट है और मान लो 1 करोड़ में से मैंने फर्स्ट ईयर 10 लाख P&L में डाल दिया, बाकी 90 लाख मेरे बैलेंस शीट में डिफर दिखता रहेगा रिजर्व एंड सरप्लस में। अगले साल मैंने फिर 8 डाला तो मेरे 8 P&L में चला जाएगा, बाकी का 82 बाकी का जो भी है रिमेनिंग वो रिजर्व एंड सरप्लस में दिखता रहेगा। ऐसा ये था आपका फाइनेंस लीज बैक। ऑपरेटिंग लीज बैक थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, और सही बताऊं तो इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग लीज बैक ही है, क्योंकि जनरली यही पूछा जाता है। अब ऑपरेटिंग लीज बैक को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको 3 टर्म्स समझनी पड़ेंगी। हालांकि वो 3 टर्म्स मैंने यहां पर बोली भी हैं। एक मैंने बोली कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू, एक मैंने बोली फेयर वैल्यू, और एक मैंने बोली सेलिंग प्राइस। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? देखो, कैरिंग अमाउंट मतलब मेरी बुक्स में कितने की एसेट दिख रही है। फेयर वैल्यू मतलब आज इस एसेट का मार्केट प्राइस क्या है, अगर आज इस एसेट को मैं बेचूं मार्केट में तो मुझे कितना रिसीव होना चाहिए। और सेल प्राइस मतलब एक्चुअल में कितने में मैंने बेचा। फेयर वैल्यू और सेल प्राइस सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे आज एसेट का मार्केट प्राइस 5 करोड़ है, मैंने 5 करोड़ 20 लाख में बेचा, तो 5 करोड़ इज द मार्केट प्राइस, पर मैंने ज्यादा पे बेचा। या 5 करोड़ वैल्यू है और मैंने 5 करोड़ में बेचा, 5 करोड़ वैल्यू है या मैंने 4 करोड़ में बेचा, कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है। अब सेल एंड लीज बैक में जो ऑपरेटिंग लीज बैक है, इसमें भी हम क्या पढ़ने वाले हैं? व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। जय चावला को सेल करने पर कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ जब जय चावला ने अपनी असेट विशाल सर को बेची। और ये ऑपरेटिंग लीज बैक है, मतलब मेरे पास जो असेट है ना, वो बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग मेरी 50 साल की यूजफुल लाइफ है अभी से लेकर, मैंने विशाल सर को दे दी, बेच दी, और विशाल सर से मैंने सिर्फ 5 साल के लिए लीज पर ली, तो ये तो ऑपरेटिंग लीज हुआ। मैंने बोला साहब मुझे 5 साल के लिए दे दो लीज पे, मेरा काम हो जाएगा, बाकी तो अपन देख लेंगे, 5 साल बाद अपन कोई दूसरा खरीद लेंगे, टेंशन नहीं है अपने को। ठीक है। अब ऐसे केस में आपको क्या करना है? आपको फॉलो करने हैं ये 3 गोल्डन रूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बोलूंगा कि बार बार इस लेक्चर को का ये वाला पार्ट बार बार देखना, एक बार में शायद समझ में ना आए, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे से क्लासेस नहीं परचेज की हैं, वो स्टूडेंट्स बार बार देखें, क्योंकि जिन्होंने परचेज किए तो वो तो अभी 2 मिनट में समझ जाएंगे कि हाँ ये तो हमारा रिवाइज हो गया, ये तो हमें समझाया गया था। बार बार इसको देखिएगा, बहुत ईजी है। ठीक है। पहला रूल लॉस। मान लीजिए जय चावला को लॉस हुआ। अब लॉस सर कैसे होगा? लॉस कैसे होगा? मान लीजिए कैरिंग अमाउंट था 400, सेलिंग प्राइस था 380, फेयर वैल्यू है मान लीजिए 380। टेक्निकली देखा जाए तो मुझे लॉस हो गया, मुझे 20 लाख का लॉस हुआ ना, बात खत्म। लॉस हुआ ना, ऑलवेज ट्रांसफर टू P&L। ऑपरेटिंग लीज बैक है ये फाइनेंस लीज बैक नहीं है। मुझे लॉस हुआ है, गोल्डन रूल नंबर 1, ऑपरेटिंग लीज बैक में जब भी सेलर को लॉस होगा वो हमेशा P&L में डालेगा, हमेशा P&L में डालेगा। सिर्फ इसका एक ही एक्सेप्शन है, इफ लॉस इज कॉम्पनसेटेड विथ फ्यूचर लीज पेमेंट देन डेफर एंड अमोर्टाइज। अच्छा एक बात बताओ, मुझे लॉस क्यों हुआ? वापस आते हैं। 4 करोड़ की असेट मैंने 3 करोड़ 80 लाख में बेची। 4 करोड़ असेट आई सोल्ड एट 3 करोड़ 80 लाख। क्यों? विशाल सर को बेची है, विशाल सर ने बोला देख भाई तेरे को पैसे चाहिए ना, तो मेरे को सस्ते में देगा। मैंने बोला सर ये तो गलत है। विशाल सर ने बोला गलत कुछ नहीं है, तेरे को पैसे चाहिए ना, तेरे को जरूरत है ना, तू मेरे को इतने में बेच। फ्यूचर में जो 5 साल के लिए तू मुझसे लीज पर असेट ले रहा है ना, मैं तेरे से लीज रेंट बहुत ही कम चार्ज करूंगा। मतलब तू आज मुझे असेट को सस्ता बेच दे, मैं मानता हूं तेरे को लॉस होगा, तेरा ये लॉस कॉम्पनसेट हो जाएगा, क्योंकि मैं तेरे से जो लीज रेंट लूंगा वो मार्केट से कम लूंगा। मैंने बोला हाँ यार फिर ठीक है। इन दैट केस माई 20 लाख लॉस
विल बी कॉम्पनसेटेड इन द फ्यूचर बाय वे ऑफ लीज रेंट, लोअर लीज रेंट। बहुत अच्छी बात है। ऐसे केस में जब मुझे पता है कि मेरा लॉस फ्यूचर में कॉम्पनसेट हो रहा है तो मुझे उस लॉस को डेफर एंड अमोर्टाइज करना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए। इसीलिए लिखा गया है कि अगर आपका लॉस होगा तो वो हमेशा P&L में डालेंगे। बट अगर लॉस फ्यूचर के लीज पेमेंट से कॉम्पनसेट होता हुआ दिख रहा है तो आप उसको डेफर एंड अमोर्टाइज करोगे। सर हमें क्वेश्चन में कैसे मालूम पड़ेगा? वो बताएगा कि लॉस फ्यूचर के लीज पेमेंट से कॉम्पनसेट हो रहा है कि नहीं। अगर कुछ नहीं लिखा तो आप हमेशा मानोगे कि कॉम्पनसेट नहीं होगा और P&L ऑलवेज। ठीक है, ये पहला गोल्डन रूल कि लॉस होगा अगर लेसी को, सेलर को, तो वो हमेशा P&L में। अब दूसरा गोल्डन रूल, प्रॉफिट अगर होगा तो क्या होगा? आइए थोड़ा चेंज करते हैं। अगर प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? मान लीजिए सेलिंग प्राइस 420 है और फेयर वैल्यू भी 420 है, ठीक है ना, या फेयर वैल्यू को 430 रखो सेलिंग प्राइस को और फेयर वैल्यू को 420 रखो। देखिए ध्यान से कि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 30 लाख का आपका टोटल प्रॉफिट हो रहा है टोटल प्रॉफिट। मैंने कैसे निकाला? कैरिंग अमाउंट और सेलिंग प्राइस को कंपेयर किया। आइए देखिए प्रॉफिट कैसे निकला, सेलिंग प्राइस और कैरिंग अमाउंट को कंपेयर किया। अब इस टोटल 30 लाख के प्रॉफिट में से आपका गोल्डन रूल क्या है? अप टू फेयर वैल्यू तक का प्रॉफिट अप टू फेयर वैल्यू। मतलब अगर ये 4 करोड़ की असेट मैं 4 करोड़ 20 लाख में बेचता, अप टू फेयर वैल्यू 20 लाख, ये आप P&L में डालोगे। और फेयर वैल्यू के ऊपर जो आपको प्रॉफिट हुआ है, 420 की असेट मतलब मार्केट में वैल्यू 420 है पर आपने बेचा 430 में, तो जो अबव फेयर वैल्यू है 10, इसको आप D&A, डेफर एंड अमोर्टाइज करोगे। सर ऐसा क्यों? आप इसको यूं समझो कि आपने इनकम टैक्स में कैपिटल गेन और PGBP पढ़ा होगा, तो आपने शायद उसमें पढ़ा है कि जब अपन कोई कैपिटल एसेट को बेचते हैं तो अप टू इट्स ओरिजिनल कॉस्ट आपका जो भी सेल करने का होता है वो आपका PGBP में जाता है, बट ओवर एंड अबव अगर आप बेचते हो तो वो आपको वो कैपिटल गेन होता है। आपने ऐसा कुछ प्रोविजन पढ़े हुए हैं। आप भी ऐसा समझो कि बेसिकली आपने उसको अगर बेचा है तो अप टू फेयर वैल्यू, मार्केट में ये बिकनी चाहिए थी 420 की, हाँ तो ये तो नॉर्मल प्रॉफिट है 20, पर आपने 430 में बेच ली, मतलब जो 10 लाख का आपने प्रॉफिट अर्न किया है वो कुछ ज्यादा ही अर्न हो गया, वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। दिस इज नॉट अ नॉर्मल प्रॉफिट, दिस इज नॉट नॉर्मल प्रॉफिट, तो इसीलिए ये डेफर एंड अमोर्टाइज होगा। आई बात समझ में? ये आपका दूसरा गोल्डन रूल है। अप टू फेयर वैल्यू, अबव फेयर वैल्यू, रिकॉग्नाइज इमीडिएटली P&L, जहां लिखा हो रिकॉग्नाइज इमीडिएटली मतलब P&L। अबव फेयर वैल्यू D&A, डेफर एंड अमोर्टाइज। मतलब अबव फेयर वैल्यू कैसे मालूम पड़ेगा? सेलिंग प्राइस अगर फेयर वैल्यू से ऊपर है तो। ये आपका दूसरा गोल्डन रूल। 2 गोल्डन रूल सिंपल है। लॉस अगर होगा हमेशा P&L में, अगर आपका लॉस कॉम्पनसेट हो रहा है फ्यूचर के लीज पेमेंट से तो आप उसको डेफर एंड अमोर्टाइज करोगे फ्यूचर में। प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे? सेलिंग प्राइस माइनस कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू। जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट के 2 हिस्से होंगे, अप टू फेयर वैल्यू, अबव फेयर वैल्यू। हो सकता है आपकी फेयर वैल्यू भी 430 हो, तो अब बताइए आपका पूरा का पूरा जो 30 है P&L में जाएगा, अबव फेयर वैल्यू आपका कुछ है ही नहीं, वो 0 है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा अब तीसरा, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि फेयर वैल्यू 440 है, ये भी हो सकता है। पर ऐसे केस में आपका प्रॉफिट है ही 30, भाई 440 में बेचना चाहिए था पर आपने 430 में बेचा, तो जो 30 का प्रॉफिट है वो भी आपका अप टू फेयर वैल्यू है ना, क्योंकि अप टू फेयर वैल्यू 440, आपका 40 का प्रॉफिट नॉर्मल होना चाहिए, आप तो 30 कमा रहे हो। ठीक है, लास्ट केस थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या? आपको ये चेक करना है क्या आपकी फेयर वैल्यू आपकी कैरिंग अमाउंट से कम तो नहीं है, जो कि बहुत ही मुश्किल से ऐसा केस हो सकता है। मतलब मैं ये बोल रहा हूं, ये केस ध्यान से देखो, थोड़ा सा आपको अजीब केस लगेगा ये वाला केस। ध्यान से देखो इस केस को, समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आप ये चेक कर लो कि आपका जो कैरिंग अमाउंट है असेट का वो आपकी फेयर वैल्यू के से ज्यादा है क्या? मतलब जो फेयर वैल्यू है मार्केट में आज असेट की फेयर वैल्यू 380 है, आपकी बुक्स में असेट दिख रही है 400 की, और आपने बेचा 430 पे,
और बेचा बेचा छोड़ो, किससे भी बेचा, पहले तो आप ये देख लो कि आपकी क्या मार्केट में जो असेट की वैल्यू है वो कम है क्या कैरिंग अमाउंट से? हाँ कम है। एक काम करो, सबसे पहले तो इंपेयरमेंट करो। याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इंपेयरमेंट बताया था। इंपेयरमेंट करो मतलब असेट की वैल्यू को रिड्यूस करो और लॉस बुक करो। एंट्री क्या करेंगे? P&L अकाउंट डेबिट टू असेट। तो सबसे पहले तो मैंने 20 से असेट को रिड्यूस कर लिया, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई? 380 की। अब आप इसको मत देखना, अब आप इसको देखना। आपने क्या किया? आपने बोला कि आपकी कैरिंग अमाउंट मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, तो आपने अपनी कैरिंग अमाउंट को रिड्यूस कर लिया, आपने लॉस बुक कर लिया। अब आपकी रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितनी है? 380। आपकी फेयर वैल्यू कितनी है? 380। सेल कुछ भी हो सकता है सर, सेल मान लो 370 है। अच्छा, तो 380 की एसेट आपने 370 में बेची, लॉस कहां जाता है? P&L, गोल्डन रूल नंबर 1। 370 नहीं है, 390। आपने एसेट को 390 में बेचा है, तो 10 का प्रॉफिट। 10 का प्रॉफिट का क्या होगा? आपको प्रॉफिट के ऊपर कौन सा रूल अप्लाई करना है? प्रॉफिट के ऊपर आपको अप्लाई करना है रूल नंबर 2। और रूल नंबर 2 क्या बोलता है? अप टू फेयर वैल्यू P&L, अबव फेयर वैल्यू डिफरेंट अमोर्टाइज। आप देखोगे ध्यान से, फेयर वैल्यू भी 380 है, ठीक है ना, और कैरिंग अमाउंट भी 380 है। मतलब ये पूरा का पूरा ओवर अबव फेयर वैल्यू है, मतलब ये पूरा का पूरा आपका डेफर एंड अमोर्टाइज जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। तो देन रिकॉग्नाइज द लॉस इमीडिएटली इन P&L, इसको अपन बोलेंगे इंपेयरमेंट लॉस। मैं आपको इसका केस प्रॉपरली बता देता हूं। हुआ क्या था? सबसे पहले आपने इंपेयरमेंट लॉस बुक किया 20, यहां पर रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आ गया आपका 380, सेलिंग प्राइस है आपका 390। तो अब जो आपका प्रॉफिट हो रहा है वो है 390 माइनस 380, 10। ये आपका अबव फेयर वैल्यू है, तो ये आपका डेफर एंड अमोर्टाइज। ये केस आई बात समझ में? ये आपका स्पेशल केस हो गया। क्लियर बेटा? चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए होंगे। दैट्स इट, बस अब कुछ खास नहीं बचा। अब लास्ट पॉइंट बचा हुआ है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। सर क्या क्या डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे? एग्जाम वाइज इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी चल रहा हूं। लेसी के केस में फाइनेंस लीज में क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा? कैरिंग अमाउंट ऑफ ईच असेट। लेसी ने जो जो असेट लीज पर लिया उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है, ऑब्वियसली वो तो दिखाना पड़ता है। रिकॉग्निशन ऑफ रिकंसिलेशन ऑफ MLP एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP। आपको आपका जो टोटल MLP है और जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू है उसका रिकंसिलेशन दिखाना पड़ेगा, मतलब फाइनेंस इंटरेस्ट कितना है वो दिखाना पड़ेगा। फ्यूचर में आपको कितने MLP देने हैं वो दिखाना पड़ेगा। ऑपरेटिंग लीज है OL, मतलब ऑपरेटिंग लीज, फ्यूचर में कितना लीज पेमेंट दिखाना पड़ेगा, लीज पेमेंट करना है वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। लीज पीरियड, लीज पेमेंट रिकॉग्नाइज इन P&L में कितना दिखाया। सेम आपका लेसर के केस में, कुछ खास नहीं है, बस अलग से आपको ये दिखाने पड़ेंगे दो। UGRV आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो और अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेसर हर साल अपनी बैलेंस शीट के एंड में नीचे अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम दिखाता है कि रिमेनिंग अभी कितना पोर्शन फ्यूचर में कमाएंगे जो अक्रू नहीं हुआ है। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस वाज AS 19 अकाउंटिंग फॉर लीजेस। एग्जाम वाले दिन आपको बहुत मजा आएगा अगर आप इस चार्ट को रिवाइज करोगे तो, ठीक है। इसके अलावा जिन बच्चों के एग्जाम्स अभी अपकमिंग नहीं है, आसपास नहीं है, बाद में है, बहुत बाद में है, तो वो भी बच्चे इस चार्ट रिवीजन को ले सकते हैं। मान लो अगर आप बीच बीच में कुछ रिवीजन वगैरह करना चाह रहे हो, संडे वगैरह आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हो, तो आप ये चार्ट रिवीजन लोगे तो आप चार्ट रिवीजन से आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चार्ट रिवीजन के परचेज की जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं, आप उस लिंक पे जाइए, आपको परचेज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज।